गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, लास्ट जो वीडियोस थे उसमें हमने बात की थी कि किस प्रकार से उत्सर्जन जो तंत्र है वो हमारा वर्क करता है ना। उत्सर्जन तंत्र के अंदर हम किस अपशिष्ट पदार्थ को बॉडी से बाहर निकालते हैं, उसके आधार पर अलग अलग प्रकार के जो एनिमल्स के जो ग्रुप्स थे वो हमने देखे। 3 प्रकार के ग्रुप्स होते हैं एनिमल्स में, जिसमें फर्स्ट हमने बात की थी अमोनोटेलिक, देन हमने बात की यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। वे एनिमल्स है ना जो अमोनिया को वेस्ट के रूप में निकालते हैं अमोनोटेलिक कहलाते हैं। उदाहरण जो वाटर के कांटेक्ट में ज्यादा रहने वाले हैं, अस्थिल मछलियां, जलीय जीव आदि, है ना। यूरियोटेलिक ऐसे प्राणी जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, स्तनधारी यानी कि मनुष्य इसमें काउंट किए जाते हैं। यूरिकोटेलिक ऐसे प्राणी जो यूरिक एसिड का डिस्चार्ज करते हैं, है ना, उसमें पक्षी वर्ग जो है वो आता है। फिर हमने देखा कि उत्सर्जन जो तंत्र है वो मानव का उत्सर्जन तंत्र होता कैसे है ना। तो मानव उत्सर्जन तंत्र में हमने बात की कि इसमें मुख्य अंग होता है, उसके रूप में हमने बात की किडनी या वक्र, इसको हम सिंपल भाषा में गुर्दे भी कहते हैं, गुर्दा या गुर्दे, ठीक है। और सहायक अंग के रूप में हमने बात की तो मूत्र वाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग, ये इनके सहायक अंग होते हैं। देन हमने एक किडनी जो है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखी कि किडनी के अंदर नंबर ऑफ, है ना, लगभग एक किडनी में 10 लाख के आसपास क्या पाए जाते हैं, नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, है ना। और नेफ्रॉन्स को क्या कहते हैं, वक्राणु भी कहते हैं। और इन्हीं नेफ्रॉन्स को हमने देखा कि इसको संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। दोस्तों, आज इसी टॉपिक्स को थोड़ा सा और आगे लेते हुए हम आज बात कर रहे हैं, हमारा नया जो टॉपिक है वो है नेफ्रॉन की संरचना। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नेफ्रॉन की संरचना। दोस्तों ध्यान रखना, इसके हर एक बिंदु से अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। हमने चर्चा की हुई है कि उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, एक ये बड़ा क्वेश्चन बनता है। किडनी यानी कि वक्र की आंतरिक संरचना का वर्णन सचित्र कीजिए। और एक और जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों वो है नेफ्रॉन की संरचना, कि वक्राणु या नेफ्रॉन का चित्र बनाते हुए इनकी संरचना का वर्णन करें, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम सिंपल सा जो डायग्राम है उसको लेकर के हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा दोस्तों कि हमने बात की थी किडनी की, कि जो किडनी जो है इस तरीके की एक स्ट्रक्चर है जिसमें अंदर का जो ये भाग है इसको हमने क्या नाम कहा था, इसको कहते हैं वल्कुट या कॉर्टेक्स कहते हैं। ये वल्कुट या जो कॉर्टेक्स है ये अंदर धस करके, है ना, ये अंदर धस करके और एक स्ट्रक्चर बनाता है, राइट। जो स्ट्रक्चर बनाता है उसको वक्र पिरामिड या रीनल पिरामिड्स कहते हैं। उसके बाद में हमने बात की कि यहां पर लगभग 10 लाख कुंडलित संरचना होती है जिसको नेफ्रॉन्स कहते हैं। तो दोस्तों हम यहां अब बात कर रहे हैं नेफ्रॉन्स के प्रकार। हाँ दोस्तों, नेफ्रॉन 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट जो हमने कल बात की थी इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि नेफ्रॉन्स का अधिकांश जो भाग है, जैसे इसका आगे का शीर्ष भाग होता है, इसका पीसीटी और जो हेले लूप, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो हमने बात की है, एंड देन संग्राहक नलिका, ऐसे नेफ्रॉन्स जिसका अधिकांश जो भाग है वल्कुट के अंदर ही पाया जाए। तो दोस्तों ध्यान रखना, ऐसे नेफ्रॉन्स को कहते हैं आपके वल्कुटीय नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहते हैं, ध्यान रखना, क्या कहते हैं इसको, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहते हैं। क्लियर। उसके बाद में एक टाइप और होते हैं नेफ्रॉन्स के, उसकी अगर हम चर्चा करें तो देखिए ध्यान रखना दोस्तों, इसका जो अधिकांश जो भाग है ये बॉर्डर पर होता है। किसका बॉर्डर,
वल्कुट और मध्यांश का बॉर्डर, यानी कि वल्कुट और मध्यांश के पास में इसका शीर्ष भाग होता है। उसके बाद में लॉन्ग हेल्ले लूप पाया जाता है इस तरीके से, और ये होती है उसका संग्राहक नलिका। दोस्तों ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के नेफ्रॉन्स को कहते हैं दोस्तों जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। क्या कहते हैं दोस्तों? जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, हो सकता है शायद आपने पहली बार सुना हो। हाँ दोस्तों, जक्स्ट्रा मेडुलरी जो नेफ्रॉन है, ये वो नेफ्रॉन्स होते हैं जिनका हेल्ले लूप लंबा होता है और मध्यांश में, आप गौर करें, मध्यांश में गहराई में धंसा रहता है। ठीक है, तो दो प्रकार के नेफ्रॉन्स होते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। एक होता है आपके वल्कुटीय या कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, और दूसरा यानी कि अनदर जो होता है वो होता है जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स कहते हैं। यहां एक बात और बताना चाहूंगा दोस्तों, चूंकि जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स जो है उसका हेल्ले लूप डीप जो मेडुला जो भाग है मध्यांश भाग में धंसा रहता है, तो इनसे रीअब्जॉर्प्शन करवाने के लिए, इनसे पुनः अवशोषण करवाने के लिए इनके चारों ओर, दोस्तों ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, इनके चारों ओर एक रक्त केशिकाओं का जाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रक्त केशिकाओं का जाल पाया जाता है दोस्तों, और उस जाल को कहते हैं आपके वासा रेक्टा। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दोस्तों वासा रेक्टा, वासा रेक्टा। और दोस्तों ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है कि वासा रेक्टा अकर ओनली जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, कि जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में ही आपके वासा रेक्टा पाया जाता है। और ये वासा रेक्टा कौन है? ये वासा रेक्टा कौन है दोस्तों? ये आपकी रक्त केशिकाओं का जाल है, रक्त केशिकाओं का जाल होता है। क्या होता है? रक्त केशिकाओं का जाल होता है, जिसका मुख्य कार्य होता है दोस्तों अवशोषण का। क्या होता है दोस्तों? अवशोषण का, यानी कि रीअब्जॉर्प्शन का जो कार्य है, या यूं कह सकता हूं पुनः अवशोषण, है ना। तो जो पुनः अवशोषण का जो कार्य है दोस्तों वो होता है वासा रेक्टा, और वासा रेक्टा बना होता है मित्रों रक्त केशिकाओं के जाल से। तो यहां एक बहुत महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसके ऊपर हमने चर्चा करी कि जो किडनी है, किडनी में आपके जो नेफ्रॉन्स हैं वो आपके लगभग 10 लाख के होते हैं, जिसमें दो पोजीशन होती है। एक अधिकांश भाग आपके वल्कुटीय क्षेत्र यानी कि कॉर्टेक्स में होता है, उसको वल्कुटीय या कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहते हैं। और एक और एक्स्ट्रा टाइप के नेफ्रॉन्स होते हैं जिसमें हेल्ले लूप एकदम गहराई में यानी कि मध्यांश में धंसा रहता है। उस प्रकार के नेफ्रॉन्स को जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स कहते हैं, और इनमें रीअब्जॉर्प्शन के लिए, पुनः अवशोषण के लिए रक्त केशिकाओं का जाल पाया जाता है, उसको वासा रेक्टा कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? वासा रेक्टा कहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जिसके ऊपर हमने चर्चा करी। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि आखिर ये नेफ्रॉन्स होते कैसे हैं, कार्य क्या करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि नेफ्रॉन्स की संरचना। देखिए मित्रों, नेफ्रॉन्स जो है ये मुख्य रूप से दो स्ट्रक्चर से मिलकर के बना होता है, और ध्यान रखना ये अति कुंडलित संरचना है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, जिसको हम इजी वे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों नेफ्रॉन्स जो है वो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर्स होती है, जिसका आगे का शीर्ष जो भाग है एक कपनुमा स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है मित्रों? एक कपनुमा स्ट्रक्चर होता है, और इस कपनुमा स्ट्रक्चर को कहते हैं दोस्तों आपके बोमन संपुट, बोमन कैप्सूल कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोमन संपुट। इस बोमन संपुट के बाकी का जो भाग है दोस्तों वो आपके कहलाता है इसका समीपस्थ भाग, ऐसे।
ये जो अदर कलर में जो आप देख रहे हो, ये दोस्तों इसका होता है कुंडलित भाग। क्लियर? एंड देन आगे की जो स्ट्रक्चर्स है, ऐसे, ये कहलाता है दोस्तों इसका संग्राहक नलिका। ये क्या कहलाती है दोस्तों? ये कहलाती है आपके संग्राहक नलिका। ऐसे। अब देखिए दोस्तों, ये जो स्ट्रक्चर है, सिंपल डायग्राम नेफ्रॉन का बना करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि नेफ्रॉन का एक कपनुमा जो भाग है, इस कपनुमा भाग को कहते हैं मित्रों बोमन संपुट या बोमन कैप्सूल कहते हैं। इस बोमन संपुट में एक बड़े साइज की, लार्ज डायामीटर की एक पाइप जो है वो आकर के खुलती है, और जो लार्ज साइज की जो पाइप है वो आकर के जो खुलती है मित्रों, उसको कहते हैं आपके अभिवाही धमनिका। अभिवाही धमनिका या अभिवाही धमनी भी कह सकते हो। इस लार्ज साइज वाली ट्यूब को क्या कहते हैं मित्रों? इसको कहते हैं अभिवाही धमनिका। और ध्यान रखना दोस्तों, ये अभिवाही धमनिका जो है ये रक्त को अंदर लेके आती है ना, रक्त को अंदर जो है वो लेके आती है। क्या करती है? ये रक्त को अंदर लेके आती है, यानी कि ब्लड का जो फ्लो है वो इसके अंदर की तरफ यूं होता है। क्लियर? और ये यहां आकर के दोस्तों छोटी छोटी जो जालियां हैं ना, छोटे छोटे जो ट्यूब्यूल्स है, उसमें ये बट जाती है, राइट। और एक छोटे साइज की जो पाइप है उसके थ्रू ब्लड को बाहर निकाल देती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो नेफ्रॉन का आगे का कपनुमा भाग है उसको बोमन संपुट कहते हैं। बोमन संपुट में रक्त को लेकर के आने वाली जो पाइप होती है उसको अभिवाही धमनिका कहते हैं, और जो रक्त को बाहर निकालती है, जो रक्त को निकाल करके बाहर लेके जाती है, इस पाइप को कहते हैं दोस्तों अपवाही धमनिका या धमनी कह सकते हो, एफरेंट आर्टरी, और इसको कहते हैं इफरेंट आर्टरी। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आप देखिए कि ये जो धमनिका है ये यहां आकर के छोटे छोटे टुकड़ों में रक्त केशिकाओं के जाल में बढ़ जाता है। तो यहां तो जाल बनता है, उस जाल को कहते हैं दोस्तों आपके, उस जाल को कहते हैं आपके केशिका गुच्छ। क्या कहते हैं इसको? इस जाल को कहते हैं दोस्तों केशिका गुच्छ, केशिका गुच्छ कहते हैं। और इस ट्यूब को क्या कहते हैं? इस ट्यूब को कहते हैं मित्रों अभिवाही धमनिका। क्या कहते हैं मित्रों? अभिवाही धमनिका। तो देखिए, ये जो आगे का जो भाग है जिसको आप ब्लैक कलर से देख रहे हैं, इस भाग को कहते हैं बोमन संपुट। इसके अंदर रक्त केशिकाओं का एक घना जाल बन जाता है, उस जाल को कहते हैं मित्रों केशिका गुच्छ, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं मित्रों, इसको कहते हैं आपके ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। और आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट चीज है, इन दोनों को कंबाइंडली मित्रों कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को कहा जाता है इसका शीर्ष भाग। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं इसका शीर्ष भाग, और शीर्ष भाग का एक इंपॉर्टेंट नेम है, उसको कहा जाता है दोस्तों मेलपिगी काय। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है दोस्तों मेलपिगी काय। और ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, आपसे पूछा जा सकता है कि मेलपिगी काय किसको कहते हैं? मेलपिगियन बॉडी है ना, व्हाट इज मेलपिगियन बॉडी? तो ध्यान रखना, मेलपिगियन बॉडी दोस्तों नेफ्रॉन के शीर्ष भाग को कहते हैं, और शीर्ष भाग जो है ये दो स्ट्रक्चर से मिलकर के बना होता है, एक बोमन संपुट और दूसरा ग्लोमेरुलस। इस पूरे स्ट्रक्चर को मिलाकर के कहते हैं दोस्तों मेलपिगी काय या मेलपिगी बॉडी कहते हैं। क्लियर? चलो
अब हम बात करते हैं नेफ्रॉन के बाकी की जो स्ट्रक्चर्स है। तो दोस्तों ये जो हेड पार्ट है, हेड पार्ट के पीछे का जो भाग है ना, उसको कहते हैं इसका कुंडलित भाग। और ये जो कुंडलित भाग है दोस्तों, ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स में इसकी नाम होता है। इसको कहते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉर्नुलेटेड ट्यूब्यूल, यानी कि समीपस्थ कुंडलित सिरा। क्या कहते हैं मित्रों? समीपस्थ कुंडलित सिरा कहते हैं। कौन सा? जो शीर्ष के एकदम नजदीक है। और जो शीर्ष से दूर की तरफ है दोस्तों, ध्यान रखना, इस वाले भाग को कहते हैं डीसीटी, दूरस्थ कुंडलित सिरा। क्या कहते हैं मित्रों? दूरस्थ कुंडलित सिरा, यानी कि हेड पार्ट से दूर जो स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं। क्लियर? अब रहा पीछे का ये जो यू शेप है, इस यू शेप को कहते हैं मित्रों हेनले लूप। क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हेनले लूप कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? हेनले लूप। साइंटिस्ट था हेनले, उसने इसके बारे में बताया था, तो उसी के नाम पर इसको हेनले लूप कहते हैं। ये एक यू आकार की ट्यूब है ना, जिसको हेनले लूप कहते हैं। क्लियर? एंड जो लास्ट में जो ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं मित्रों संग्राहक नलिका। क्या कहते हैं? कलेक्टिंग डक्ट और संग्राहक नलिका कहते हैं। देखिए मित्रों, ये जो नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स जो है वो आकर के कहां खुलते हैं? इन संग्राहक नलिकाओं में खुलते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन करें। तो आप आराम से बता सकते हैं कि नेफ्रॉन को स्ट्रक्चर्स के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट, इसका शीर्ष भाग, एंड सेकंड कौन सा है? इसका कुंडलित भाग। कुंडलित भाग को आगे तीन और स्ट्रक्चर्स में डिवाइड करते हैं। पहला समीपस्थ कुंडलित सिरा, हेनले लूप और दूरस्थ कुंडलित सिरा। ध्यान रखना दोस्तों, संग्राहक नलिका को नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं माना जाता। कुछ बुक्स जो है जो इसका हिस्सा मानती है, लेकिन अधिकांश बुक्स में हम देखेंगे कि संग्राहक जो नलिका है उसको नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं माना जाता। क्या कारण है? देखिए, नेफ्रॉन्स जो है, नंबर ऑफ जो नेफ्रॉन्स है वो यहां आकर के खुलते हैं, 1 2 3 ऐसे करके। जो भी एक पिरामिड्स है ना, रिनल पिरामिड्स में जितने भी नेफ्रॉन्स हैं वो सारे आकर के संग्राहक नलिका में खुलते हैं। और ये संग्राहक नलिका आगे जाकर के खुलती है कैलिक्स में। कैलिक्स खुलता है मित्रों पेल्विस भाग में, और पेल्विस भाग आगे खुलता है मित्रों मूत्रवाहिनी और मूत्राशय। देन मूत्र मार्ग के द्वारा मूत्र को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर? तो दोस्तों, ये एकदम इजी डायग्राम के रूप में मैंने आपको नेफ्रॉन्स को समझाने की कोशिश की है। इसको हम इस तरीके से अगेन बात कर रहे हैं। ये देखिए कि जो नेफ्रॉन्स है, नेफ्रॉन के अंदर अगर हम बात करें तो वो ये आगे का जो भाग है ना, इस पूरे भाग को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इसका शीर्ष भाग या मेल पिगी काय, राइट, जो कि ग्लोमेरुलस और केसिका गुच्छ से मिलकर के बना होता है। आने वाली ट्यूब अभिवाही और ले जाने वाली अपवाही। अब अपवाही जो है वो इसके चारों ओर एक जाल बनाती है ना, उस जाल को कहते हैं आपके वासा रेक्टा। और जस्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की है दोस्तों कि वासा रेक्टा जो है ये आपके जक्स्ट्रा मेडुलरी जो नेफ्रॉन है उनमें पाया जाता है। तो दोस्तों एक बात आती है कि जो कॉर्टिकल जो नेफ्रॉन्स हैं उनमें पुनर्अवशोषण कैसे होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, उनके अंदर पुनर्जो अवशोषण है ना, उनके अंदर पुनर्जो अवशोषण है वो रक्त केशिकाओं के जाल से होता है। और उस समय उस जाल को ध्यान रखना पेरिट्यूबुलर नेटवर्क कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? इस समय जो इसके चारों ओर जो जाल पाया जाएगा मित्रों, उस जाल को कहते हैं आपके पेरिट्यूबुलर नेटवर्क या जाल कह सकते हो।
पेरिट्यूबुलर नेटवर्क या जाल। इसका भी काम है रक्त कोशिकाओं के थ्रू अवशोषण का कार्य करना होता है ना। तो वह काम क्लियरली जो है वासा रेक्टा एक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स में करता है। ये बनता कैसे है कि जो अपवाही धमनी है ये ही आगे जाकर के और छोटे छोटे जाल में बढ़ जाती है इस तरीके से, और आगे आगे दोस्तों ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये आगे जाकर के खुल जाता है आपके सिराओं में। ये आगे जाकर के कहा रक्त को डालती है सिरा में, सिराओं में जाकर के ये खुल जाती है। क्लियर। अब यहां और गौर करें कि जो नेफ्रॉन का ये जो भाग है ना, नेफ्रॉन का जो भाग है उसमें इसकी जो भुजाएं होती है, एक आरोही और एक अवरोही भुजा इसकी कहलाती है। क्लियर। तो दोस्तों आपको जो डायग्राम इजी लगे उस डायग्राम से आप आराम से इस टॉपिक को अटेंड कर सकते हैं। रिपीट कर देता हूं, आपसे पूछा जा सकता है नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन करें, तो आपको नेफ्रॉन्स का डायग्राम बना करके और जो इसके जो भाग हैं है ना, मुख्य रूप से दो भाग हैं। फर्स्ट मेलपिगिकाय या इसको हम शीर्ष भाग कहते हैं, यानी कि हेड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। इट्स आल्सो कॉल्ड मेलपिगियन बॉडी। अनदर जो पार्ट है उसको बोलते हैं ट्यूब्यूलर या कुंडलित भाग कहते हैं, जिसके 3 सब पार्ट्स होते हैं, पीसीटी, डीसीटी एंड हेनले लूप। इसको हिंदी में अपने क्या कहते हैं, हेनले पास भी कहते हैं। क्लियर। चलो अब हम बात करते हैं दोस्तों इनके कार्य। देखिए होता क्या है नेफ्रॉन्स के अंदर, नेफ्रॉन्स में अगर हम बात करें तो अभी हमने देखा कि अभिवाही जो धमनी है उसके थ्रू जो ब्लड है उसको अंदर लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, कि जो ब्लड जो है वो ब्लड अभिवाही धमनिका के द्वारा बोमन संपुट में आता है। क्लियर। आकर के काफी रक्त कोशिकाओं के जाल में बट जाता है और अपवाही धमनिका के द्वारा रक्त को बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया की दोस्तों मैं एक छोटे से उदाहरण से लिंक करना चाहूंगा। अगर हम चाय बनाएं है ना, तो चाय बनाने के बाद में हम उसको छानते हैं। तो चाय को जब हम छानते हैं मित्रों, तो छलनी से हमने उसको छाना प्रेशर के थ्रू और वो फटाक से छन करके नीचे आ जाती है ना। बट जो छलनी है उसमें थोड़ी बहुत मात्रा में चाय रह जाती है, तो अगर हम चाहें तो उसको दोबारा से पुश करके कुछ मात्रा में चाय निकाल सकते हैं, है ना। ठीक वही कार्य आप यहां लिंक कर सकते हो। होता क्या है, बल्क क्वांटिटी में ब्लड जो है वो अंदर आता है और छन करके तुरंत निकल जाता है बाहर। क्लियर। लेकिन कुछ जो अमाउंट है वो ब्लड का यहां रह जाता है और वो नीचे की ओर चला जाता है। कहां, पीसीटी यानी कि समीपस्थ कुंडलित नलिका, पीसीटी में चला जाता है। रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, ब्लड ज्यादा क्वांटिटी में आता है, यहां कोशिका गुच्छ बनाता है और यहां ब्लड छन करके अपवाही धमनिका के रूप में आगे निकल जाता है। लेकिन कुछ जो अमाउंट है ब्लड का वो यहां नीचे आ जाता है। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और बता दूं दोस्तों, ये जो बोमन संपुट है, ये बोमन संपुट विशेष प्रकार की कोशिका का बना होता है। किसका बना होता है मित्रों, विशेष प्रकार की कोशिका का बना होता है। और इस कोशिका को दोस्तों कहते हैं पोडोसाइट। क्या कहते हैं मित्रों, पोडोसाइट्स, और हिंदी में कहते हैं पदाणु। हिंदी में क्या कहते हैं, पदाणु कोशिका। और इन पदाणु कोशिका के बीच बीच में दोस्तों छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनको स्प्लिट छिद्र या सूक्ष्म छिद्र आप कह सकते हो। तो इन छिद्रों से ब्लड जो है वो फिल्टर होकर के नीचे की ओर यानी कि पीसीटी में आ जाता है। देन वहां पर एक एक्टिविटी होती है जिसको कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन या पुनर्अवशोषण कहते हैं, है ना। तो वो हम नेक्स्ट बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अभिवाही धमनिका जो कि बड़े आकार की पाइप है, जिससे रक्त बड़ी मात्रा में फ्लो के साथ आता है, छनता है और छन करके अपवाही धमनिका के रूप में इसको बाहर निकाल दिया जाता है। और कुछ जो अमाउंट है ब्लड का वो आ जाता है नीचे की ओर यानी कि पीसीटी में, राइट। उसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि यहां अब हर एक
नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर्स में क्या क्या कार्य है। तो अब हम बात कर रहे हैं नेफ्रॉन के विभिन्न भागों के कार्य और मूत्र का निर्माण कैसे होता है। तो नेक्स्ट बात करें मित्रों, नेफ्रॉन के विभिन्न भागों के कार्य। क्या बात कर रहे हैं, नेफ्रॉन के विभिन्न भागों के क्या कार्य है। तो देखिए दोस्तों, गौर से सुनना कि जो रक्त केशिकाएं हैं, है ना, रक्त केशिकाएं यहां तो जाल बनाती है, तो यहां से कुछ ब्लड का जो अमाउंट है वो कहां जाता है, वो आ जाता है दोस्तों आपके पीसीटी में। तो ये कौन सा भाग है, ये भाग है दोस्तों पीसीटी। आगे का जो क्षेत्र है ये है पीसीटी, और ये कौन सा भाग है, डीसीटी, राइट। और नीचे वाला जो भाग है ये आपके हेली लूप। ये कौन सा भाग है, हेली लूप। तो यहां गौर से देखिए, नेफ्रॉन का जो शीर्ष भाग है, नेफ्रॉन का जो शीर्ष भाग है वो तो क्या करता है, ब्लड आया, है ना, किसके थ्रू, अभिवाही धमनिका के थ्रू, और अपवाही के रूप में बाहर निकल जाता है। लेकिन इस प्रेशर की वजह से कुछ जो ब्लड का अमाउंट है वो यहां आ जाता है पीसीटी में, जिसमें ध्यान रखना दोस्तों कई प्रकार के आवश्यक और अनावश्यक तत्व भी साथ में रहते हैं। तो उसको मैं यहां बताना चाहूंगा कि ये हेड पार्ट है, और ये जो पीसीटी है ये कौन सा भाग है, पीसीटी, जिसमें कई प्रकार के पदार्थ हैं। दोस्तों ध्यान रखना, इसमें ग्लूकोज भी है, इसमें यूरिया भी है, इसमें वाटर भी है, आयंस भी है, मेडिसिनल वेस्ट भी है। तो दोस्तों क्या किया जाता है कि हेले का ये जो समीपस्थ संवलित नलिका है ना, यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी कि पीसीटी के थ्रू दोस्तों ध्यान रखना अधिकांश आवश्यक पदार्थों को पुनः अवशोषित कर लिया जाता है ना। तो गौर से देखें, कार्बोनेट आयन, NaCl, वाटर, है ना, इन सबको वापस से अवशोषित कर लिया जाता है, राइट। तो ऐसे तत्व दोस्तों, ऐसे तत्व जिनको पीसीटी के थ्रू कंप्लीट 100% अवशोषित कर लिया जाता है, तो ध्यान रखना उनको कहते हैं दोस्तों उच्च दहली के मान तत्व। इंपॉर्टेंट है, उच्च दहली मान के तत्व या पदार्थ कह सकते हो, उस दहली मान के पदार्थ। तो दोस्तों ऐसे पदार्थ या ऐसे सब्सटेंस जिनको 100%, ध्यान रखना दोस्तों, 100% पुनः अवशोषित, अवशोषण कर लिया जाता है ना, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, जैसे कि क्या हो गया, ग्लूकोज। तो ऐसे पदार्थों को 100% अवशोषित कर लिया जाता है, और उनको कहते हैं उच्च दहली के मान के तत्व कहते हैं। क्लियर। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका अवशोषण यहां पर नहीं किया जाता, उनको आगे सप्लाई कर दिया जाता है। तो वो दोस्तों ध्यान रखना, वो आपके चले जाते हैं हेले लूप में। अब हेले लूप की बात करें मित्रों, तो हेले लूप में देखिए ये होती है इसकी अवरोही भुजा, राइट, और ये आरोही भुजा। तो आरोही जो भुजा है वो थोड़ी सी लार्ज, मोटे साइज की होती है। ये जल के लिए तो क्या होती है दोस्तों, ध्यान रखना, पारगम्य, कि जल इसमें से निकल जाता है। और ये जो भुजा है ये आयनों के लिए पारगम्य होती है। तो हेले लूप के द्वारा जल और आयनों का आवश्यकता अनुसार स्थानांतरण, यानी कि पारगम्य गुण के अकॉर्डिंग पराशर सांद्रता मेंटेन की जाती है। एंड फाइनली जो अतिरिक्त पानी है ना, अतिरिक्त पानी प्लस यूरिया, उसको दोस्तों आपके आगे छोड़ दिया जाता है डीसीटी में। कहां छोड़ दिया जाता है, डीसीटी में। अब यहां और इंपॉर्टेंट सुनिए, डीसीटी में दोस्तों एक इंपॉर्टेंट है, एक हार्मोन है, उसका नाम है आपके एडीएच। क्या नाम है, एडीएच। और इसी हार्मोन को कहते हैं वैसोप्रीन, एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन, और इसी को कहते हैं वैसोप्रीन।
अब ये हार्मोन दोस्तों इस डीसीटी के टाइम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्या करता है, ये पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन को रक्त से निकाल करके नेफ्रॉन्स में डाल देता है, यानी कि डीसीटी में डाल देता है, और वाटर का सम अमाउंट में, है ना, कुछ मात्रा में अवशोषण अगेन करता है। ठीक है, यानी कि यहां से वाटर को बाहर निकाल दिया जाता है। गौर से देखें दोस्तों, डायग्राम में जहां जहां आप एरो देख रहे हो, ट्यूब के अंदर जा रहा है और या ट्यूब से बाहर जा रहा है। तो ये इसका जो है बताता है कि कौन नलिका के अंदर जा रहा है और कौन हैले ये जो है ना नेफ्रॉन्स उससे बाहर निकल रहा है। तो कुल मिलाकर के मित्रों, इस हार्मोन, ये कौन है, हार्मोन, तो इस हार्मोन के द्वारा यहां पर आयंस का बैलेंस किया जाता है। अब फाइनली जो अतिरिक्त पानी प्लस जो यूरिया है ना, उसको यहां डाल दिया जाता है और दोस्तों उसी को हम कहते हैं मूत्र। और ध्यान रखना दोस्तों, मूत्र में आपके क्या होता है, यूरिया, क्या पाया जाता है, यूरिया। और इस यूरिया युक्त मूत्र को, यानी कि अतिरिक्त पानी को आगे संग्राहक नलिका में डाल दिया जाता है। और एक चीज और इंपॉर्टेंट दोस्तों, संग्राहक नलिका में भी कुछ मात्रा में यूरिया का अवशोषण कर लिया जाता है और जल का भी सम अमाउंट में, है ना, ताकि परासरण जो सांद्रता है वो रक्त में बनी रहे। एंड देन अतिरिक्त जो यूरिया है और वाटर है, क्रेटिनाइन है ना, यूरिक एसिड है, उनको आगे दोस्तों ध्यान रखना संग्राहक नलिका के थ्रू, संग्राहक नलिका के थ्रू आगे कहां भेज दिया जाता है, आगे भेज दिया जाता है दोस्तों, कहां पर, ये चला जाता है आपके मूत्र वाहिनी में, और मूत्र वाहिनी से आगे इसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। कहां पर, मूत्राशय में, और मूत्राशय से मूत्र मार्ग के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये तो था दोस्तों आपके नेफ्रॉन के विभिन्न भाग, उनके कार्य और मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। तो इसको आप परासरण सांद्रता के रूप में यहां देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप बात करें तो लगभग जितना भी फिल्ट्रेट यहां आता है, यहां गौर से देखें, जितना भी फिल्ट्रेट यहां आता है उसका 99 गुना वापस अवशोषित कर लिया जाएगा। रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, जो ब्लड या रक्त इस कुंडली नलिका में आता है, यानी कि इसको कहते हैं निश्चिंत। गौर से सुने दोस्तों, यहां जो आ रहा है उसको कहते हैं निश्चिंत, इंग्लिश में कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, है ना। निश्चिंत यानी कि जो फिल्टर होकर के यहां आया है, उस निश्चिंत का 99% जो भाग है वो पुनः अवशोषित क्या कर लिया जाता है दोस्तों, पुनः अवशोषित कर लिया जाता है और फाइनली यूरिन बनाया जाता है। और ऑल ओवर जो फिल्ट्रेशन जो होता है, इंपॉर्टेंट है मित्रों, यहां क्या किया जाता है, 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन, है ना, 1 से 1.5 लीटर जो मूत्र है, यूरिन है, उसका निर्माण पर डे किया जाता है एक हेल्दी पर्सन के द्वारा, जिसमें इंपॉर्टेंट और बता दूं, जिसमें 25 से लगभग 30 ग्राम तक जो यूरिया है उसका बॉडी से डिस्चार्ज किया जाता है। अब दोस्तों क्या होता है, कई बार कि यूरिया का अवशोषण नहीं होता तो ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है ना, तो इसको पॉलीयूरिया कहते हैं। और लगातार मात्रा बढ़ जाने से भी कई प्रकार के जो डिसऑर्डर है, या यूं कहूं किडनी फेलियर की कंडीशंस भी हो जाती है। उस कंडीशन में किडनी जो है वो अपना प्रॉपर जो वर्क है वो नहीं कर पाती। क्लियर? या मैं यूं कहूं कि यहां पर, है ना, यहां पर जो एडीएच हार्मोन है ना, एडीएच जो हार्मोन है वो वर्क नहीं कर रहा। कहां मित्रों, एडीएच हार्मोन कहां वर्क नहीं कर रहा, ये वर्क नहीं कर रहा, मान लीजिए जहां इसको वर्क करना होता है, यानी कि डीसीटी और संग्राहक नलिका। तो इसका मुख्य कार्य क्या है मित्रों, इसका मुख्य कार्य है आपके कुछ मात्रा में यहां वाटर का अवशोषण करना, जल का अवशोषण करना। तो वो नहीं होने की वजह से ऐसे पेशेंट बार बार उनको
मूत्र डिस्चार्ज करना पड़ता है, यानी कि मूत्र का त्याग करना पड़ता है। तो ऐसी स्ट्रक्चर में, ऐसी कंडीशन में पॉलीयूरिया, है ना, मूत्रलता जिसको कहते हैं हिंदी में, वो जो बीमारी है वो हो जाती है। तो कुल मिलाकर के मित्रों, कुल मिलाकर के अभी जो हमने बात की है कि किस प्रकार से नेफ्रॉन्स के जो विभिन्न भाग हैं उनके कार्य, मूत्र निर्माण कैसे होता है, और कैसे इनमें आयनों का बैलेंस, यानी कि परासरणीय जो सांद्रता है उसका बैलेंस जो है वो किया जाता है। क्लियर? तो एक बार मैं पुनः आपको रिपीट करना चाहूंगा कि होता क्या है कि यहां पर जो अभिवाही धमनिका है ना, अभिवाही धमनिका के रूप में हमें पता है कि ब्लड अंदर आता है और अपवाहिका के थ्रू ब्लड को बाहर निकाला जाता है। हर एक लेवल में गौर करना मित्रों, ये कौन सा भाग है? ये इसका वल्कुट भाग है, टॉप जो पार्ट है, राइट, और ये मध्यांश भाग है जिसमें हेनले लूप एंड संग्राहक नलिका जो है वो मेंटेन रहती है। इसके अंदर जो ब्लड अंदर आया है, इस ब्लड के थ्रू काफी यूजफुल जो पार्ट्स हैं वो अंदर पाए जाते हैं, जिसमें ग्लूकोज है, विभिन्न प्रकार के आयंस हैं, है ना, और आपके यूरिया है, वो सब इसमें पाया जाता है। जिसके अंदर एक प्रेशर के तहत, ध्यान रखना, जो प्रेशर यहां आ रहा है, जिस प्रेशर से ब्लड अंदर आता है ना, उसको ग्लोमेरुलर प्रेशर जिसको कहते हैं, वो होता है आपके 70 mm of Hg। इसके अगेंस्ट जो एक केशिका गुच्छ है जो ग्लोमेरुलस है, वो एक प्रेशर लगाता है, उस प्रेशर का मान होता है 30 mm of Hg, प्लस एक प्रेशर लगता है कैपिलरी के थ्रू, यानी कि ये जो कोशिकाएं हैं इनकी परासरण की सांद्रता की वजह से प्रेशर और लगता है, उसका मान होता है दोस्तों 20, यानी कि जो नेट ग्लोमेरुलस जो फिल्ट्रेट है ना, उसका मान होता है मित्रों आपके 20 mm of Hg। इस नेट प्रेशर की वजह से ही ब्लड झटके से नीचे आता है, दबाव की वजह से नीचे आता है। क्लियर? तो कुल मिलाकर के मित्रों, इस प्रेशर से ब्लड जो अंदर आ गया है ना, उसको कहते हैं निश्यंद। और निश्यंद का हमने बात की थी, निश्यंद का 99% जो भाग है उसको पुनः अवशोषित कर लिया जाता है ना, अप्रॉक्स 180 लीटर रोटेट किया जाता है, फिल्ट्रेट, है ना, उसमें से 1 से 1.5 लीटर जो है वो प्रतिदिन मूत्र का निर्माण किया जाता है, और उस मूत्र में 25 से लगभग 30 ग्राम के आसपास जो यूरिया है वो बॉडी से बाहर डिस्चार्ज किया जाता है। जिसमें हमने बात की कि यहां पर ग्लूकोज आयंस को अच्छे से निकाल लिया जाता है, वाटर को अवशोषित कर लिया जाता है जितनी की बॉडी में रिक्वायरमेंट रहती है। अब यहां आपको एक रोचक चीज बताता हूं। मान लीजिए हमने पानी कम पिया है, किसी कारण से दिन भर में हमने पानी कम पिया है, तो ऐसी कंडीशंस में दोस्तों होता क्या है कि यहां पानी के अवशोषण को बढ़ा दिया जाता है, कारण कि हमारे ब्लड में पानी का जो लेवल है, वाटर का जो लेवल वो मेंटेन रहे। और ऐसी कंडीशन में आपने दोस्तों गौर किया होगा कि जो मूत्र है वो सांद्र निकलता है, यानी कि गहरा, हल्का गहरा पीले रंग का जो मूत्र है वो निकलता है। और ये अगर हम लंबे समय तक कर रहे हैं, है ना, तो जलन सी भी होती है, पेन भी होता है ना। इसलिए हमें कहा जाता है कि दिन भर में अप्रॉक्स जो है 5 से 7 गिलास पानी, यानी कि 2 से 3 लीटर पानी आप आराम से पिए। कारण क्या है? जितना ज्यादा हम पानी एक पीते हैं तो यूरिन का जो फॉर्मेशन है, ब्लड फिल्ट्रेशन है, उतना ही अच्छा होता है, और जो वेस्ट जो है बॉडी से उतना ही जल्दी बाहर निकलते हैं। क्लियर? चलो, तो दोस्तों आज हमने बात की कि किस प्रकार से जो नेफ्रॉन्स हैं उनके टाइप हमने देखे कि नेफ्रॉन के कितने प्रकार होते हैं। तो नेफ्रॉन के प्रकार मित्रों 2 होते हैं, वल्कुटी नेफ्रॉन और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। क्लियर? दोनों में बेसिकली हमने अंतर देखा कि इसके अधिकांश भाग
वलकुट में होते हैं, कुछ जो हिस्सा है वो मध्यांश में होता है, ठीक है। और ये लगभग लगभग 80% होते हैं, ध्यान रखना, ऑल ओवर नेफ्रॉन के 80%, और ये आपके 20% के आसपास पाए जाते हैं। उसके बाद हमने बात की कि इस जस्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन के चारों ओर जाल पाया जाता है, उस जाल को कहते हैं आपके वासा रेक्टा, और वासा रेक्टा का काम होता है कि रक्त के थ्रू पुनर्अवशोषण जो है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है वो किया जाता है। देन हमने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर्स के ऊपर बात की कि नेफ्रॉन के कौन कौन से भाग होते हैं, उन हर एक भागों का क्या कार्य होता है। तो ये तो है नेफ्रॉन की संरचना कि दो भागों में डिवाइड होता है, एक शीर्ष भाग, दूसरा इसका कुंडलित भाग, ठीक है। कुंडलित भाग आगे 3 भागों से मिलकर के बना होता है, समीपस्थ कुंडलित सिरा यानी कि पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एक होता है डीसीटी यानी कि दूरस्थ कुंडलित सिरा, राइट। एंड एक जो पार्ट होता है यू शेप हेनले लूप, ये क्या होता है, ये आपके यू आकृति का एक अंग होता है, स्ट्रक्चर होती है नली, उसको कहते हैं आपके हेनले लूप। उसके बाद में हमने इसकी कार्य प्रणाली देखी कि भी किस प्रकार से इसमें ब्लड का फ्लो होता है। आने वाला जो ब्लड है अभिवाही के थ्रू आता है, इसमें से निकल करके जाने वाला है वो अपवाही है। कोशिका विशेष प्रकार की होती है जिसको पोडोसाइट या पदाणु कहते हैं, जिसमें छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्रों की वजह से जो ब्लड है वो फिल्टर होकर के आपके पीसीटी यानी कि समीपस्थ कुंडली जो सिरा है उसमें पहुंच जाता है। देन हमने इसके विभिन्न प्रकार के कार्य देखे और किस प्रकार से मूत्र का सांद्रण किया जाता है ना, तो वो हमने सांद्रण की जो क्रियाविधि है वो हमने इसमें देखी। अब मित्रों हम बात कर रहे हैं कि इससे संबंधित कुछ डिसऑर्डर। कई बार क्या है, किसी व्यक्ति की दोनों जो किडनियां हैं वो खराब हो जाती है। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की अगर एक किडनी खराब हो जाए तो वो एक किडनी के सहारे जिंदा रह सकता है, कुछ प्रिकॉशन रखने पड़ते हैं, कुछ सावधानियां रखनी पड़ती है ना, तो उसके थ्रू वो एक किडनी पर रह सकता है। मान ले अगर किसी व्यक्ति की दोनों किडनियां खराब हो गई है तो उस कंडीशन में क्या होता है, चलिए बात करते हैं। अगर किसी व्यक्ति की दोनों किडनियां खराब हो जाती है तो एक क्रियाविधि है जिसके तहत रक्त को शरीर से बाहर निकाल करके मशीनों की सहायता से उसको छाना जाता है। एक जिलेटिन की ट्यूब्स होती है, जाली होती है, उस जालिका के थ्रू ब्लड फिल्ट्रेशन का कार्य किया जाता है। उस विधि को कहते हैं दोस्तों आपकी रक्त अपोहन, और इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों इसको डायलिसिस। डायलिसिस क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। हीमोडायलिसिस भी कह सकते हो, केवल डायलिसिस भी कह सकते हो, और हिंदी में बात करें तो रक्त अपोहन या अपोहन कह सकते हो। अब ये होता कैसे है, देखिए किडनी का कार्य क्या है मित्रों, किडनी का कार्य है रक्त को छानना, प्योरीफाई करना, है ना। रक्त में जो यूरिया नामक जो अशुद्धि है उस अशुद्धि को निकाल करके, कचरे को निकाल करके और रक्त को छानना। तो वही कार्य मित्रों, वही कार्य आर्टिफिशियल रूप से कह सकते हो एक मशीन के थ्रू करवाया जाता है हॉस्पिटल्स में। कैसे किया जाता है सुनिए। करते क्या है दोस्तों, डायलिसिस में मान लीजिए कोई पर्सन है, उस पर्सन के बॉडी पार्ट को देखा जाता है, बड़े साइज की जो धमनी होती है उस धमनी को लिया जाता है। कई बार गर्दन में ट्यूब डाली जाती है, इसको सेंट्रल ट्यूब बोलते हैं। कई बार हाथ से भी निकाला जाता है, और कई बार जो फीमर यानी कि जो हमारे जो फीमर बोन होती है उसके ऊपर की जो बड़े आकार की जो धमनी होती है उससे ब्लड को लिया जाता है। तो इन शॉर्ट अगर बात करें तो करते क्या है कि मान लीजिए हाथ है तो इनकी धमनी में से ये जो ट्यूब चल रही है ना गहराई में, जैसे ये है कौन, ये है आपके धमनी। तो धमनी से गहराई के से क्या करते हैं, रक्त को बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं, रक्त को बाहर निकालते हैं। ध्यान रखना, पाइप की सहायता से क्या करते हैं मित्रों, पाइप की सहायता से क्या करते हैं,
पाइप की सहायता से रक्त को क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। क्या करते हैं, रक्त को बाहर निकाला जाता है। ऐसे निकाल लिया रक्त को बाहर, और निकाल करके इसमें क्या करते हैं दोस्तों, इसमें हिपेरिन मिला दिया जाता है ताकि क्लॉट ना बने। और टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए, ध्यान रखना दोस्तों, टेम्परेचर को मेंटेन करते ताकि रक्त का थक्का ना बन जाए। और फिर इसको क्या किया जाता है कि जिलेटिन की बनी हुई कुछ जालियां होती है, इसको आप एक बार यूं मान लीजिए, जिलेटिन की बनी हुई जालियां होती है, इसको आप सिंपल वे में अगर समझे तो अपना रेफ्रिजरेटर है, उसके पीछे की तरफ आप कभी गौर करें, जालियां होती है, तो लगभग आप उसको ऐसा मान सकते हैं, है ना। आजकल तो बहुत एडवांस मशीन आ गई है, जिस मशीन में क्या करते हैं, ब्लड को निकाल करके सीधा डाल दिया जाता है ना, और हिपेरिन इंजेक्शन लगाने के बाद में उसको इस फिल्ट्रेशन से थ्रू निकाल करके, है ना, तो उसको यहां से फिर ब्लड को निकाल करके एंड देन वापस जो ब्लड है दोस्तों, वो आपके एंटर करा जाता है, वो एंटर किया जाता है दोस्तों सिराओं में। वो ब्लड को फिर कहां डाला जाता है, अब इस ब्लड को डाल दिया जाता है आपके सीरा में, सीरा, तो सिराओं में इसको डाल दिया जाता है। और यहां जो अपशिष्ट पदार्थ है वो अलग होता रहता है, जैसे यूरिया वगैरह, है ना, वो तली में उसको साइड में निकाल दिया जाता है। तो सिंपल सी भाषा में अगर बात करूं मित्रों, तो हीमोडायलिसिस यानी कि रक्त अपवहन का मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति जिनकी दोनों किडनियां खराब हो गई है, उन व्यक्तियों को जिंदा रहने के लिए डायलिसिस का सहारा लेना पड़ता है। उस समय ब्लड को बॉडी से बाहर निकाल करके, छान करके, है ना, जिलेटिन की बनी जालियों में छान करके और वापस सिराओं के थ्रू डाल दिया जाता है। ध्यान रखना, यहां एंटी हिपेरिन, पहले क्या इंजेक्शन लगाया जाता है, एंटी हिपेरिन, एंटी हिपेरिन का इंजेक्शन लगा करके, यहां लगाते हैं हिपेरिन, और यहां एंटी हिपेरिन का जो इंजेक्शन है ना, वो लगा करके और उस व्यक्ति के सिराओं में ब्लड को डाल दिया जाता है। क्लियर। चलो फिर बात करें वक्र प्रत्यारोपण यानी कि आपके ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट में क्या करते हैं मित्रों, ट्रांसप्लांट में अपने करते हैं कि नियरेस्ट जो पर्सन है फैमिली के, उन पर्सन्स की किडनी को लेकर के ब्लड मैच करके और उस जिसको चाहिए बॉडी, है ना, रोगी की बॉडी में उसको डाल दिया जाता है। इसको आपके वक्र प्रत्यारोपण या किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं। इसमें उस व्यक्ति को लंबे समय तक एक एंटीबायोटिक की जो टैबलेट है उसको लंबे समय तक लेनी होती है, ताकि वो जो बॉडी है उस किडनी को रिजेक्ट ना करे, और वो जो व्यक्ति है वो लगातार लंबे समय तक डॉक्टर की देखरेख में और प्रिकॉशन के तहत अपने जीवन को धीरे धीरे स्मूथली सर्वाइव करवा सकता है। क्लियर। चलो उसके अलावा बात करें दोस्तों, एक बीमारी है, उस बीमारी का नाम है आपके मधुमेह, है ना। क्या नाम है, मधुमेह। उसको आपने देखा होगा कि ब्लड के अंदर जो शुगर है उसका लेवल बढ़ जाता है। बट एक यहां बीमारी और होती है दोस्तों, एडीएच हार्मोन की कमी से। एडीएच, अगर एडीएच जो हार्मोन है उसकी अगर मात्रा कम हो जाए, एडीएच हार्मोन क्या हो जाए दोस्तों, कम। तो दोस्तों अभी हमने चर्चा की थी एडीएच का मुख्य कार्य क्या है। एडीएच का कार्य होता है मित्रों जल का पुनर्अवशोषण करना। क्या करना मित्रों, जल का पुनर्अवशोषण करना। तो अगर एडीएच हार्मोन की कमी हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति को जो मूत्र है ना, मूत्र जो है वो बार बार आता है। तो जब मूत्र बार बार आता है, ऐसी बीमारी को कहते हैं मित्रों मूत्रलता यानी कि पॉलीयूरिया, यानी कि व्यक्ति को बार बार यूरिन डिस्चार्ज करने के लिए जाना पड़ता है। क्लियर। चलो अब दोस्तों बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं, छोटा सा टॉपिक आपके इस चैप्टर में और है, उसमें बात करें कि हमारी बॉडी में और कौन कौन से ऐसे ऑर्गन हैं, और कौन कौन से ऐसे ऑर्गन हैं जो कहीं ना कहीं उत्सर्जी पदार्थ को बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं, यानी कि जो वेस्ट अपशिष्ट है उनको बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे काफी मित्रों को पता होगा कि कौन कौन से वो अंग है, कारण कि हमने उनकी चर्चा की हुई है।
तो फर्स्ट बात करूं दोस्तों, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग, उसको कहते हैं आपकी त्वचा। तो दोस्तों आपको पता होगा त्वचा क्या है, एक अतिरिक्त उत्सर्जी अंग का कार्य करता है। किसके रूप में? पसीने के रूप में। तो पसीने के रूप में जो अपशिष्ट यानी कि वेस्ट जो है ना, पसीने के रूप में जो वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है, यानी कि अतिरिक्त पानी और कुछ लवण यानी कि सॉल्ट को बॉडी से बाहर निकाला जाता है। उसके अलावा बात करें दोस्तों, दूसरा जो अंग है वो है हमारा फुफ्फुस। तो फुफ्फुस को भी आपने पढ़ा हुआ है, क्या करता है दोस्तों, क्या करता है, ये CO2 को शरीर से बाहर, है ना, CO2 को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। CO2 को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। देन बात करें दोस्तों आंख। आपको कैसे आंख कैसे, तो आंख के थ्रू जो दोस्तों आंसू निकाल रहे हैं ना, आंसू, तो वो भी कुछ मात्रा में वेस्ट को, अतिरिक्त जो पानी है उसको हम बाहर निकालते हैं। क्लियर? एंड देन हमने किडनी को तो हमने पढ़ाई है कि किडनी के थ्रू भी हम अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटा सा एक टॉपिक है जिसमें आपके आ सकता है अतिरिक्त जो है ना, अन्य जो अंग है, अन्य उत्सर्जी अंग। तो अन्य उत्सर्जी अंग के रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी जो स्ट्रक्चर है जो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती है। इसमें त्वचा है सबसे बड़ा रोल, कि त्वचा के थ्रू हम अपशिष्ट पदार्थों को बॉडी से बाहर निकालते हैं। फुफ्फुस से CO2 के रूप में हम बॉडी पॉइजन को बॉडी से बाहर निकालते हैं। आंख को आंसू के रूप में क्या करते हैं, हम इसको वेस्ट को बाहर निकालते हैं। क्लियर? तो दोस्तों ये था आपका एक छोटा सा प्यारा सा चैप्टर था मानव में उत्सर्जित पदार्थ और उसका उत्सर्जन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी मित्रों को ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, एकदम अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो आप जरूर कमेंट्स कीजिएगा। ठीक है दोस्तों? और अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसको बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।